हे गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस मॉडल सेट है और ये सेट 2 है। ओके, इस क्वेश्चन पेपर का करेंगे क्योंकि हमें मालूम है 50 से 60% यानी कि हम कह सकते हैं 70 से 80% क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से ही डायरेक्ट पूछा जाता है। चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन आपको मॉडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो हम देखते हैं, आज का सेट 2 है। ठीक है, तो हम सेट 2 शुरू कर रहे हैं। सेट 2 शुरू कर रहे हैं और इसमें से जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि प्रथम यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद विश्व में क्या क्या संकट जो है सामना करना पड़ा था। तो मैं बता दूं, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा था। यानी कि हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था। ठीक है, खाने की चीज़ें, रोटी हो गई, जो भी है, हर चीज़ इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि लेने में, गरीब लोग लेने में या अमीर लोग को भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो यही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला जॉबर कौन होते थे और उनका क्या कार्य था। देखो यहाँ पर जॉबर दिया है, यानी जॉबर कौन होते थे। तो ये उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे, यानी एक आदमी को रखते थे जो अपना उद्योग को चलाने के लिए मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके या बुला के लाया जा सके मजदूरों को। तो जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी ही हुआ करता था। इनका काम क्या है। तो इनका काम है कि जॉबर अपने गांव से लोगों को लाता था और गांव से आए लोगों को विश्वास दिलाता था कि उन्हें शहर में जमने में मदद करेगा और मुसीबत में पैसा की भी मदद करेगा। यही उनका काम है। दूसरा, इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। ठीक है, ऐसे बन जाता है। फिर आगे जैसे दिया है कि बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे थे। एक तरह से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि उद्योगपति जब मजदूरों को, मतलब जो भी उद्योगपति है, उनको कुछ भी काम करना है तो मजदूरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मालिक तो खुद तो नहीं आएगा ना किसी भी मजदूर को घर से ले जाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने एक आदमी को रखा करते थे जिसको कर्मचारी भी बोलते हैं। वो अपने गांव से लोगों को ले जाके मतलब कि शहर में काम पर लगा देते थे और जो भी पैसे ज़रूरत है वो पैसे को दे देते थे। ऐसे में जॉबर धीरे धीरे बढ़ते गए और वो मजदूरों पर अपना नियंत्रण करते थे। तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे बोला है यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा किसको कहते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, ये मतलब कि ऊर्जा है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखिए। तो कोई दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखना है और आप तो जानते ही होंगे वो कौन कौन से हैं, जो फेमस है वही आप लिखेंगे। जैसे एक तो भारतीय जनता पार्टी है और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो ये आपको अगर पूछा जाए दो राष्ट्रीय राजनीतिक का दल का नाम लिखे, तो एक तो भारतीय जनता यानी बीजेपी और एक कांग्रेस का नाम देंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर वंशवाद की चुनौती जो है यह है अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है और जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के अवसर भी खत्म हो जाते हैं और दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक तरह से राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक क्या है, यानी वाणिज्यिक बैंक आखिर है क्या, या इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो लाभ के उद्देश्य से मुद्रा के जमा, लेन देन तथा ऋण की सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा संस्था है जहाँ से लाभ का ही उद्देश्य को मतलब कि होता है, यानी मुद्रा जैसे जमा करते हैं, लेन देन की बात होती है, ऋण की सेवाएं वगैरह इसमें प्रदान की जाती है। इसके लिए वह जनता फर्मों तथा सरकार से जमा स्वीकार करता है और उनके चेक या आदेश पर भुगतान यानी आहरण करता है। साथ ही जमा का प्रयोग ऋण या निवेश के लिए भी करता है। तो यही इसका तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है
वैश्वीकरण क्या है, यानी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, वैश्वीकरण का अर्थ होता है हमारी अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना ही वैश्वीकरण कहा जाता है। इसका कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है, जब वे अपनी इकाइयाँ संसार के अनेक देशों में स्थापित करती है। यही इसका वैश्वीकरण का तात्पर्य है या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, तो कॉर्न लॉ आखिर है क्या। तो 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। परिणामस्वरूप देश में भोजन की मांग भी बढ़ी, और जैसे जैसे शहरों और उद्योगों का विकास हुआ, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने लगी। इसके बाद बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ के आयात पर पाबंदी लगा दी, और जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हीं को कॉर्न लॉ कहा जाता है। कहने का मतलब है, जब 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से क्या होने लगी, बढ़ने लगी थी, और जिसके परिणामस्वरूप देश में भोजन की बहुत ज़्यादा मांग जो है बढ़ेगी, यानी आबादी बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी भोजन की। और जैसे जैसे शहरों में उद्योग का विकास होते गया तो कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी, और कृषि उत्पादक की कीमतें बढ़ने लगी। इसके बाद बड़े भूस्वामी यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था, उसके दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ पर आयात यानी मंगाना भी क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। आयात मतलब कोई बाहर देशों से सामानों को मंगाना, और मंगाने पे पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे कानून के द्वारा लोगों ने यह पाबंदी लगाई थी, उन्हीं को ही कहा जाता है कॉर्न लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों। इसको संक्षेप में उत्तर देना है, यानी कि सूरत बंदरगाह जो 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, आखिर क्यों, और इसको कारण के साथ बताना है। तो मैं बता दूं यहाँ पर सूरत जो गुजरात में है, ठीक है। सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ से पश्चिम एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और मुंबई ने नए उद्योग के केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इसमें रीज़न है। और 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की जो ताकत है वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की, उसके बाद उन्होंने व्यापार पर यानी कि जोरदारी भी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। नेक्स्ट है, इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गया, और यहाँ से होने वाले निर्यात नाटकीय कमी आई, यानी निर्यात मतलब भेजना, वो धीरे धीरे के सामानों को भेजने में कमी आ चुकी थी। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में ही था, ठीक है। आगे पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों यानी कि बम्बई और कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत की ओर संकेत करता था। यही रीजन था, ठीक है। इसीलिए 18वीं सदी के अंत तक कंपनी की ताकत बढ़ने की वजह से एक तरह से वो क्या हो गया, हाशिए पर पहुंच चुका था, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, जो भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम दें, यानी भारत के प्रमुख जहाँ जहाँ से कोयले मिलते हैं उनको लिखना है। तो भारत में कोयले का लगभग कितना करोड़ टन भंडार है, यहाँ पर दिया है 21,400 करोड़ टन जो है भंडार भारत के अंदर है। और आजकल भारत में प्रति वर्ष यानी कि 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। भारत में कितना, 33 करोड़ टन लगभग में कोयला निकाला जाता है। और कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला तो झारखंड के अंदर ही पाया जाता है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी निकाला जाता है, और शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसमें से सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है, तो कौन कौन सा है, देखो झारखंड में प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है बोकारो, झरिया, गिरिडीह और रामगढ़, यहीं से कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र जो है उमरिया
और सोहागपुर है मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर है कोरबा और अंबिकापुर, ठीक है, यहाँ पर है। उड़ीसा में है प्रमुख कोयला क्षेत्र संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में है, यानी कि झारखंड में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है जो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय के बारे में लिखे, यानी राजनीतिक दल कैसे सुधरेंगे उसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीति पार्टियों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं, या बहुत महत्वपूर्ण है एक तरह से, चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, सबसे ज़्यादा दल ही प्रकट रूप है, इसीलिए यह मतलब कि है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं। अतः चुनौतियों का सामना करने के लिए दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी निम्नलिखित है जो नीचे दिया जा रहा है। तो पहला है यहाँ पर विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया है, ठीक है। इस अगर वो अपना संसद को बदलेगा, दल को बदलेगा, तो वो संविधान के संशोधन के तहत ही करेंगे। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी हो सकती है, उन्हें इसे मनाना होता है, यानी इसे मनाना भी पड़ता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश भी जारी किए हैं कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से ही देना अनिवार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी दिया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दें, दल के प्रमुख पदों भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यानी इनके अलावा राजनीतिक दलों का लोग द्वारा दबाव बनाकर, यानी लोगों द्वारा दबाव बनाकर, जैसे आंदोलन और मीडिया के आदि के द्वारा भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक मजबूत बन सकता है, लोकतंत्र जो एक मजबूत बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कि लोकतंत्र किस प्रकार का वेद शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर होगा वेद शासन, वेद सरकार जो है एक ऐसी सरकार होती है जो निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, जो नियम है उसी के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है, ठीक है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्य प्रणाली के लिए द्वारा मतलब सही कार्य प्रणाली के द्वारा लिए गए हैं और इसे पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार भी दिया है, जो लोगों को यह जानने का अधिकार देता है कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, ठीक है। आगे इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर बनते गया है। यह वेद शासन व्यवस्था है, इसीलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार पर प्रति समर्थन का भाव है। यानी कहने का मतलब है लोकतंत्र किस प्रकार अपना वेद शासन करता है, तो सरकार जो भी शासन करेगा हम आम जनता को सूचना मिल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विकास में ऋण की क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण करें। तो विकास में ऋण की बहुत ज़्यादा भूमिका है, तो कैसे है इसको समझते हैं। जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वो ऋण लेकर अपना काम चला सकता है, यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। फिर देश के विकास में ऋण का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी देश को विकास करने में ऋण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाई चांस मान लिया आपको कहीं जॉब लगी है, ठीक है, और आपको वहाँ पर मान के चले कुछ सर्टिफिकेट को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जाने के लिए आपके पास एक भी रुपये नहीं है, तो आप किसी से ऋण लेंगे, आप बोलेंगे अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूँगी। ऐसे में अगर आप ऋण लेते हो तो अगर आपको जॉब हो जाता है तो आप हर महीने पैसे कमाएंगे, ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति सुधरते जाएंगे और आप दूसरे से उनको जिनसे आप ऋण लिए हैं वो भी आप ले लेंगे। ऐसे में आपका परिवार जो है विकास हो गया। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ऋण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकास के लिए, ओके।
ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योग विशेषताओं के लिए होता है। देखो ऋण जो है ना सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो किसानों को सबसे ज़्यादा लेना पड़ रहा है, और शहरी क्षेत्रों में जो व्यापारी है या उद्योगपति है यही विशेषता से मतलब इनको सहायता मिलती है ऋण से, ताकि वो अपना खेती बढ़ा सके, या उद्योगपति है तो अपना मतलब उद्योग को बढ़ावा दे सके। ठीक है, आगे ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी जो है मतलब कि लाभकारी सिद्ध हो सकती है। कैसे? इसकी सहायता से लोग अपने घर का निर्माण भी कर सकते हैं और आने जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकती हैं, और ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में कोई मतलब कठिन का सामना करना ना पड़े। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऋण जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 14 नंबर है ऋण की क्या क्या शर्तें हैं उनको उल्लेख करें। तो ऋण की क्या शर्त है इनको उल्लेख करना है। ब्याज दर, अगर ऋण आप ले रहे हो तो उसमें ब्याज दर लगेगा ही लगेगा, मतलब कि उसमें लगेगा इंटरेस्ट। ओके, और समर्थक ऋण धारक आवश्यक कागजात और भुगतान के तारीख को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तों कहा जाता है। यानी कि अगर वो कुछ ऋण ले रहे हैं तो उसका मतलब कि जो भी आवश्यक कागजात है उनको लेना पड़ेगा, और तारीख भी सम्मिलित रहेंगे। और ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है, और कर्ज की शर्तें मतलब उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। एक तरह से मैं बता दूं, अगर सरकार आपसे टैक्स नहीं मतलब कि इंटरेस्ट नहीं लेंगे, यानी कि अगर ब्याज दर नहीं लेंगे तो आप में घमंडी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप तो बोलेंगे हम 1 लाख लेंगे और मेरे तो 1 लाख ही जमा करना होगा, बढ़ेगा नहीं। इसीलिए सरकार ने सोचा नहीं, ऐसे करने से तो बहुत कोई लेगा और पैसा उतना ही रिटर्न करेगा, तो उसको डराने के लिए कुछ जो है मतलब कि इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, नियम होता है इनका। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का। जैसे यहाँ पर बोला खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों जैसे रेल, भाप के जहाज़ों, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, हल्की बागियों, बड़े आकार के जल पोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया है इन सब के वजह से। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी खराब होने वाले चीज़ों जैसे मांस हो गया, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता है रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, क्योंकि अगर मान लें कोई मांस है तो अगर उसको उसमें नहीं रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है, अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रह सकता है। और नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर बोला है लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका जो है वो निम्नलिखित है, और इनके कार्य क्या क्या है इसको देखते हैं। चुनाव लड़ना पहला कार्य तो है। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को चयन दल के नेता द्वारा अथवा कह सकते हैं सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम है सरकारी नीति को दिशा निर्देश भी देना, यानी कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं, और जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रम को चुनती है। तो इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता तो चल ही जाता है। ठीक है, और तीसरा है कानून निर्माण यानी राजनीतिक दल कानून निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल में कानूनों का निर्माण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिससे विधायक में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे, और आखिरी वाला है कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रम का संचालन कैसे होता है। तो चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण भी करता है तथा अपनी नीतियों का क्रियान्वयन को भी, यानी कि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन है
दूसरे देशों में किस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार अपनी उत्पादन मतलब कि उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो यहाँ पर दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनेक प्रकार के अपने उत्पादन स्थापित करती है, उत्पादन पर नियंत्रण भी रखती है। तो पहला है कि वे ऐसे स्थान पर अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करता है जो बाजार से बिल्कुल निकट है, ताकि क्या हो गया, वैसे स्थान को वही चुनते हैं जहाँ बाजार से क्या है मतलब थोड़ा निकट हो, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है वे ऐसे स्थानों को चुनती है जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और मजदूरों आसानी से मिल सके। ठीक है। और वे ऐसे स्थान में अपने केंद्र स्थापित करते हैं जहां उन्हें उत्पादन के अन्य साधन कारक भी आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे में अच्छी सड़कें, बिजली, इस तरह की जगह को वो चुनती है। और चौथा इसका वे ऐसे स्थान या राज्यों में अपना निर्माण केंद्र खोलेंगे जहां की स्थानीय सरकारें उनके हितों पर ध्यान रखने का आवश्यक देंगे, यानी आवासन दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू कर देती है ताकि उन्हें योग्य और मतलब दोस्तों का भी साथी मिल सकता है, मतलब मिल सके, उनका साथ भी मिल सकता है। आगे है कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है ताकि काम को बढ़ा देने में आसानी हो जाए। ठीक है। इसका दूसरा है, कई बार वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसी वस्तु के निर्माण में काम आने वाले विभिन्न कल पुर्जों यानी कि स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से तैयार करवा लेती है और उन्हें जोड़कर मोटर आदि तैयार करने का काम भी स्वयं कर लेती है, संभाल लेती है। ठीक है। इस प्रकार समय और परिस्थिति के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग ढंग से अपना मतलब कि अपनी निर्माण इकाइयाँ स्थापित कर लेंगी और यदि उनका लाभ कमाने का मतलब कि धैर्य जो है वो पूरा हो जाए तो वो अपने लिए मतलब अच्छे जगह को ही चुनते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो यह एक प्रकार का कृषि है जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर अधिक कृषि औजार है, जैसे लकड़ी का हल और यहाँ पर कह सकते हैं और खुदाई, यानी कि यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इसको प्रारंभिक जीवन निर्वाह कहते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उत्पाद करता है, यानी बाजारों में बेचने के लिए नहीं। ठीक है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, पुरानी तकनीक तथा पारंपरिक तरीकों से औजारों का प्रयोग भी करते हैं इसमें। और यह खेती छोटे छोटे खेतों में की जाती है ताकि किसानों के पास अलग अलग स्थानीय मतलब बिखरी हुई जोती हैं, मतलब कि जोते जाते हैं। ठीक है। अधिकतर किसान गरीब होते हैं तथा वे उर्वरक तथा अच्छी फसल देने वाले बीजों का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल मिलाकर उत्पादक बहुत कम होता है, मतलब प्रारंभिक निर्वाह कृषि में। ठीक है। मानचित्र के प्रदर्शित खनिज उत्पादक के केंद्र का पतन का नाम मतलब क्या करना है, मिलान करें। जैसे हजारीबाग, अजमेर, लोह, आयस्क, विशाखापट्टनम, बंगलुरु, ये सब। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे होंगे।